हेलो दोस्तों, वेलकम टू पिनाकिल आइस क्लासेस। मैं हूं सुरेश प्रसाद। तो आज देखिए समान भूगोल के जो है चार वीडियो हमने अपलोड ऑलरेडी किए हुए हैं। 4 क्लासेस खत्म हो गया और ये 5वां और अंतिम क्लास है ना। उसके बाद कल मैं फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया शुरू करूँगा, है ना। जियोलॉजी है, उसके बाद जो फिजियोग्राफी, सॉइल, वेजिटेशन, ये सब सारा करूँगा, है ना। तो आइए जो लास्ट लेक्चर को देखते हैं आज, है ना। तो देखिए आज पढ़ते हैं हिंद महासागर की भू राजनीति के बारे में, जियो पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशियन, है ना। देखिए हिंद महासागर का प्राचीन नाम जो है रत्नाकर है। रत्नाकर प्राचीन नाम क्या है? रत्नाकर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये तीसरा बड़ा महासागर है। सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर है ना। यह महासागर पूर्वी गोलार्ध में है। पूर्वी गोलार्ध में इसलिए कहा जाता है कि देखिए 0 डिग्री यहाँ से चलती है ना, 0 डिग्री के इधर जो है ये हिंद महासागर की स्थिति है ना। तो ये 0 डिग्री के पूर्व है, इसलिए कहा जाता है कि ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है ना। इसका अधिकांश भाग जो है दक्षिणी गोलार्ध में तथा कुछ भाग उत्तरी गोलार्ध में आता है ना। अब देखिए 0 डिग्री यहाँ से जा रहा है ना, हाँ जी 0 डिग्री जा रहा है। तो ये 0 डिग्री के इधर जो थोड़ा सा भाग जो है ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, और बाकी ज़्यादा से इसका अधिकांश भाग जो है कहाँ पड़ता है? दक्षिणी गोलार्ध में, मतलब विषुवतृक्का के दक्षिण में है, इसलिए ज़्यादा भाग स्थित है। इसलिए इसको कहते हैं कि इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है ना। अब देखिए ये उत्तर की तरफ बंद है और दक्षिण की तरफ खुला हुआ है। देखिए उत्तर की तरफ देखिए महाद्वीप है और दक्षिण की तरफ खुला हुआ है ना। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन ने जो है इसकी दक्षिणी सीमा को कहा है कि अंटार्कटिका की जो उत्तरी आइस शेल्फ है ना, यहाँ पर है इसकी दक्षिणी सीमा। जो अंटार्कटिका की जो उत्तरी आइस शेल्फ है ना, इसके नीचे का जो पानी है वो गर्म होता है, गर्म पाया जाता है। तो यहाँ का जो जैवमंडल है सबसे ज़्यादा विकसित है अंटार्कटिका महाद्वीप का। सुनिए, याद रखिएगा ये महाद्वीप है, महासागर नहीं है ना। हाँ जी। तो कुल क्षेत्र कितना हो गया आपका? हिंद महासागर का कुल क्षेत्रफल हो गया लगभग 78 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 78 मिलियन वर्ग किलोमीटर, है ना। अब देखिए प्लेट टेक्टोनिक क्या कहता है? प्लेट टेक्टोनिक कहता है कि भारतीय जो हिंद महासागर है उसका अधिकांश भाग जो है भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट पर है, आधारित है, शेष अफ्रीकी व अंटार्कटिक प्लेट पर है। तो देखिए भारतीय प्लेट है यहाँ से, है ना। ये देखिए इंडियन प्लेट है ना। यहाँ से ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ना। अंटार्कटिका का कुछ भाग है और कुछ अफ्रीका का भाग है ना। तो ज़्यादातर इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट से पर आधारित है ये हिंद महासागर, थोड़े से अफ्रीकन प्लेट पे और थोड़ा सा अंटार्कटिका का उत्तरी भाग पे स्थित है ना। देखिए भारतीय प्लेट का जो मूवमेंट हो रहा है 2 से 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से उत्तर दिशा में गतिशील होने से मेडागास्कर भारत के धारवाड़ कर्नाटक से अलग हुआ। इसके कारण हिंद महासागर के मध्यवर्ती भाग में समुद्र नितल शेल्फ। देखिए हुआ क्या कि चूंकि ये पोर्शन जो है हमारा जो है ये भारतीय प्लेट है। भारतीय प्लेट अभी भी जो है गतिशील है और 2 से 5 सेंटीमीटर जो है प्रति वर्ष की रफ्तार से जो है उत्तर की तरफ गतिशील है। तो गतिशील होने के कारण यही गतिशीलता के कारण जो कर्नाटक का ये पार्ट है ना, ये आपका मेडागास्कर से अलग हुआ। और अलग होने के कारण चूंकि देखिए एक्सपेंशन ऑफ सी फ्लोर हुआ। एक्सपेंशन ऑफ सी फ्लोर होता है तो क्या होता है? बेसिकली अब जो महासागरीय कटक है ना, जो इसको इंग्लिश में रिज बोलते हैं, उनका फॉर्मेशन होता है। बेसिकली देखिए प्रक्रिया ये है कि मान लीजिए कि ये कोई प्लेट है ना, अरे देखिए ये प्लेट का सब और ये प्लेट है ना, हाँ जी ये प्लेट। तो ये प्लेट टेक्टोनिक बताऊंगा तो कभी समझेंगे आप लोग, है ना। ये देखिए तो यहाँ से जो है मैग्मा जो है ना, और जल जो है और विभिन्न गैसें ये ऊपर आती है ना, हाँ जी। और यहाँ पे देखिएगा ये कोनिकल हिल का निर्माण करती है ना, कोनिकल हिल का निर्माण करती है।
तो इस तरह से जो है ये रीज का इन्फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि जब इसकी हाइट जब देखिए समुद्री तल है और इसकी हाइट जब समुद्र से ऊपर आ जाती है तो ये एक टापू के रूप में दिखाई पड़ता है, एक रीज के एक पहाड़ी के रूप में दिखाई पड़ता है ना। तो इसको कहते हैं मिड ओशियनिक रीज, है ना। जो एक्सपेंशन के कारण, एक्सपेंशन क्यों होता है, वो गति है, गति के कारण एक्सपेंशन हो रहा है। और एक्सपेंशन होने के कारण क्या होता है कि जो प्लेट है, नीचे का जो महासागरीय प्लेट है ना, वो कहीं ना कहीं से कमज़ोर पड़ता है। कमज़ोर पड़ता है तो फिर नीचे का जो दबाव है, नीचे दाब है जो कम पड़ जाता है। कम पड़ने के कारण क्या होता है कि मैग्मा जो है ना, मैग्मा डाइल्यूट हो जाता है ना। वो मैग्मा डाइल्यूट हो जाता है, डाइल्यूट होकर जो है इसका टेम्परेचर काफ़ी होता है, 10 टू द पावर, है ना, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 to 9 डिग्री सेंटीग्रेड, काफ़ी टेम्परेचर हाई होता है। तो वो हल्का होता है, हल्का होने के कारण ऊपर आता है, ऊपर आके तोड़ फोड़ के वो जो है फिर वहाँ पे जो लावा है, लावा ये जम जाता है, जमने के कारण एक कटक का रूप ले लेता है, जैसे बताया है ना। तो इस तरह से जो है विभिन्न प्रकार के कटक की उत्पत्ति होती है। अब देखिए इसी के कारण जो कहता है कि समुद्री नीतल प्रसरण के कारण क्या हुआ, अरब सागर में कालसवा कटक, मध्य हिंद महासागरीय कटक, भारतीय ऑस्ट्रेलियाई कटक का जन्म हुआ, है ना। तो ये देखिए जैसे बताया कि देखिए कालसवा कटक है ना, यहाँ पर लक्षद्वीप चागोस रीज है, यहाँ पर इंडो ऑस्ट्रेलियन रीज है, सेसेल्स रीज है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर मेडागास्कर है, रीयूनियन रीज है। तो इस तरह से बहुत सारे रीज की उत्पत्ति हुई है समुद्रतल प्रसरण के कारण, सी फ्लोर स्प्रेडिंग के कारण, है ना। हिंद महासागर का उत्तरी भाग जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें लाल सागर है, फारस की खाड़ी, मलक्का, टिमोर तथा अराफुआ, है ना, अराफुआ सागर, है ना। हाँ जी, अराफुआ सागर, है ना, अराफुआ सागर। देखिए फारस की खाड़ी कहाँ पर है, ये देखिए फारस की खाड़ी है, ठीक है। यहाँ पर जो स्ट्रेट है जल डब्ल्यू में, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, HORMUZ, हॉर्मुज, है ना। और ये जो है यहाँ पर सागर कौन सा है, ये ओमान की खाड़ी है, बे ऑफ गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी है। ये देखिए लाल सागर है, ये देखिए यहाँ पर अदन की खाड़ी है, और इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट है जिसको जल डब्ल्यू मध्य हिंदी में कहते हैं, ये कौन सा है, बाबेल मानदेव, बाबेल मानदेव एक स्ट्रेट है, जल डब्ल्यू मध्य, है ना। हाँ जी, ये देखिए इधर आइए तो देखिए कच्छ की खाड़ी है, यहाँ देखिए गल्फ ऑफ खंबात की खाड़ी है ना। ये देखिए पाक स्टेट है, श्रीलंका के उत्तर और दक्षिण में यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार है ना। ये देखिए यहाँ पर जाइए तो यहाँ पे देखिए आपका इंडोनेशिया है, और ये जो है मलेशिया है, इसके बीच में यहाँ पर सिंगापुर है ना। ये देखिए सिंगापुर है, ये सिंगापुर है ना, सिंगापुर है। तो इसके बीच में इसको ये स्टेट है, क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ मलक्का, मलक्का का स्टेट बोलते हैं, MALLACA, स्टेट ऑफ मलक्का, है ना। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया किधर, ये आइलैंड है, टिमोर आइलैंड है, ये सागर है, इसको टिमोर सागर कहते हैं। ये देखिए फिजी और एक और कंट्री है यहाँ पर, यहाँ जो सागर है इसको क्या कहते हैं, अराफुआ सागर कहते हैं ना। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया का तस्मानिया है ना, ये तस्मानिया है, तस्मान का पूर्वी सीमा जो है हिंद महासागर का पूर्वी सीमा निर्धारित होता है ना। तो ये देखिए केप टाउन से लेकर, है ना, केप ऑफ गुड होप भी बोलते हैं इसको, है ना। तो यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक, मतलब 19 डिग्री 22 मिनट पूर्वी दिशांतर से लेकर 147 डिग्री इस दिशा तक जो है इसका विस्तार है ना। ऊपर में तो बंद है, नीचे खुला हुआ है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक विस्तार है। और दक्षिण में अंटार्कटिका की जो है महाद्वीप की जो उत्तरी आई शेल्फ है उसके द्वारा ये निर्धारित होता है इसकी सीमा, है ना, दक्षिण सीमा। ये देखिए पवन दिशा में, ये देखिए पवन दिशा में जो है मानसूनी जलवायु के कारण मौसमी परिवर्तन होता है। मतलब गर्मी में 6 महीने जो है हवाएं दक्षिण से उत्तर की तरफ चलती है, और सर्दियों में जो है 6 महीने जो हवाएं कहाँ से चलती हैं, वो उत्तर से दक्षिण की तरफ चलती हैं। तो ऐसा सोमाली की धारा देखा गया। देखिए सोमाली की धारा यहाँ पर है ना, ये देखिए सोमाली की धारा है ना, यहाँ देखिए सोमाली की धारा है ना, सोमाली की धारा। छः महीने उत्तर की 6 महीने दक्षिण की तरफ ये चलती है। और ये प्रश्न आ चुका है इसमें सोमाली के बारे में, है ना, क्योंकि ये मानसूनी जलवायु के कारण जो है इसे प्रभाव पड़ता है। और इस तरह देखिए ऐसे जो है इसका फ़ायदा उठाते हैं खास करके
जो नौका परिवहन होता है, जो मछली मारने के लिए और दूसरे कामों के लिए जाते हैं ना, तो उसको जो फ़ायदा होता है, पता है कि हवा का दिशा इस ओर है तो इस ओर जाना आसान आपको होता है, फिर उस ओर है तो उस ओर इधर बिजनेस करना आसान होता है। वहीं पे देखिए, यहाँ पे देखिए 40 डिग्री जो लैटिट्यूड है ना, 40 डिग्री लैटिट्यूड के सहारे देखिए केप ऑफ गुड होप से जो है हवाएं चलती, काफ़ी तीव्र हवाएं चलती हैं, है ना, जिसको रोरिंग 40 गरजता 40 बोलते हैं, है ना। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है काफ़ी तीव्र गति से हवाएं चलती है, और इसके कारण जो है जो नौका परिवहन में आसानी होती है, जहाज वगैरह जो शिप वगैरह जाते हैं जो काफ़ी तीव्र गति से केप ऑफ गुड होप से ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तटों पर पहुँच जाते हैं, है ना। तो ये होता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, है ना, हिंद महासागर के बारे में। देखिए, आपको बताया कि हिंद महासागर में खास करके जो केप ऑफ गुड होप है ना, वहाँ से लेकर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तक जो है 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के सहारे चलने वाली जो दक्षिणी गोलार्ध की जो तेज़ हवाएं हैं, जिसको रोरिंग 40 बोलते हैं या गरजते 40 बोलते हैं, है ना। हाँ जी। तो उनके साथ जो है जो जहाज होते हैं या ये पानी वाले जो जहाज होते हैं या नौ परिवहन की बात होती है ना, तो ये लोग बड़ी आसानी से जो है केप ऑफ गुड होप से ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पे पहुंच जाते हैं, है ना। और ये IAS में प्रश्न आ चुका है, शुड बी नोटेड। अब देखिए, देखते हैं कि हिंद महासागर जो है अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों के मध्य स्थित है, जिसके शीर्ष पर दक्षिण एशिया का विकासशील देश भारत है ना। हाँ जी, हिंद महासागर के शीर्ष पे क्या है? भारत है, और बाकी जो है अफ्रीका है, एशिया है और ऑस्ट्रेलिया है, और नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप है ना। इन चारों तरफ घिरा हुआ है हिंद महासागर। और देखिए, निम्नलिखित कारणों से या अधोलिखित कारणों से जो विश्व की महाशक्तियों है ना, महाशक्तियों का ध्यान हिंद महाशक्तियों का ध्यान जो हिंद महासागर की तरफ केंद्रित है। क्यों केंद्रित है? कि देखिए, पहला फैक्टर है कि हिंद महासागर के तटवर्ती देशों में जो बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं ना, रिच मिनरल पाए जाते हैं, जैसे सोना है, हीरा है, चांदी इत्यादि का निक्षेप पाया जाता है, डिपॉजिट पाया जाता है कोस्टल स्टेट्स में। हिंद महासागर के तटवर्ती देशों में बहुमूल्य खनिजों जैसे कि सोना, हीरा, चांदी का ये तो पाया जाता है। साथ में देश के इन देशों में जो विभिन्न औद्योगिक खनिज है ना, ये देखिए औद्योगिक खनिज जैसे लोहा, कोयला, बॉक्साइट, मैंगनीज इत्यादि का निक्षेप पाया जाता है ना। उसी प्रकार से बागानी फसलें हैं, जैसे कपास, रबर, चाय, जूट, मसाले, नारियल इत्यादि का उत्पादन होता है। विभिन्न खाद्यान्न फसलों, खाने वाले जो फसल है जैसे चावल, गेहूँ इत्यादि का उत्पादन होता है। हिंद महासागर के विभिन्न जो है जैव और अजैविक संसाधन है, जिसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है ना, जो पाया जाता है हिंद महासागर में। इसके अतिरिक्त US ने देखिए डियागो गार्सिया में अपना सैन्य अड्डा स्थापित किया है। इसी प्रकार चीन और रूस जैसी महाशक्तियाँ भी अपने सैनिक अड्डे तटीय देशों में स्थापित कर रही है ना। जबकि हिंद महासागर के तटवर्ती देश है, इसको जो है शांत क्षेत्र, पीस जोन के रूप में जो है जाते हैं, ना कि महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा और मुठभेड़ का क्षेत्र है ना। ये देखिए भारत है ना, ये भारत है, ये श्रीलंका है। अब देखिए कि 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री के ठीक साउथ में जो है यहाँ पर ये है डियागो गार्सिया है ना, डियागो गार्सिया आइलैंड है ना। यहाँ पर US ने जो है सैनिक अड्डा बना हुआ है। पहले तो देखिए दूसरे कारणों से बना हुआ था, है ना, भारत जैसे कंट्री को कंट्रोल के लिए। अब कहा जाता है कि वो इंडियन ओशियन में खास करके चाइना को चेक करने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। अभी रिसेंटली देखिए बर्मा ने जो है ये कोको आइलैंड है ना, ये दे दिया है चाइना को। चाइना को दे दिया और यहाँ पर मिलिट्री अड्डा इन्होंने बना लिया है ना, चाइना को।
अब देखिए यहाँ पर जो है एक तरह से जो हरमन टोटा आइलैंड है यहाँ पर, है ना, ये देखिए श्रीलंका के यहाँ पर, सॉरी, अब देखिए यहाँ पर जो है हरमन टोटा, ये हरमन टोटा आइलैंड है ना। तो इसको विकसित करने के लिए, है ना, चाइना के साथ एग्रीमेंट किया श्रीलंकन गवर्नमेंट ने, और विकसित करने के लिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पर बोला कि आप इन्वेस्टमेंट किया, इसको डेवलप कीजिए। इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर लिया और इतना पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया वहाँ पर कि श्रीलंकन गवर्नमेंट की हालत ख़राब हो गई, वो उसका सूद नहीं पे कर सके, मुद्दे तो बात छोड़िए। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, उनको ही बेच दिया कि भाई ले लीजिए, आप यही रखिए। अब वो जो है एक तरह से भारत में निगाह रखने के लिए इन्होंने जो सैनिक अड्डे के रूप में ये विकास कर रहा है चाइना, है ना। तो ये देखिए विभिन्न जो महाशक्तियाँ अपने सैनिक अड्डे यहाँ पर करना चाहती हैं, चूँकि रिसोर्सेज को ध्यान में रखकर, है ना, कोस्टल कंट्री को काबू में करने के लिए, है ना। लेकिन ये कोस्टल कंट्री चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे इंडिया है, साउथ अफ्रीका इत्यादि जो है कंट्री है, वो चाहते हैं इसको पीस जोन बनाने के लिए, ना कि महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा और मुठभेड़ का क्षेत्र बनाने के लिए, है ना। तो ये है हिंद महासागर के बारे में। देखता हूँ मैं, देखिए ये फर्स्ट पेपर तो ख़त्म हो गया, अब ये जो जनरल समान भूगोल ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी भी एक चीज़ बाकी है, जो विभिन्न राज्य हैं और विभिन्न जो संघ शासित क्षेत्र है, उनका जो है एरिया, उनका पॉपुलेशन और उनका सेक्स रेशियो और उनका जनसंख्या घनत्व, ये मैं चाह रहा हूँ कि एक टेबल फॉर्म में जो है, अभी देखता हूँ किसी न किसी के बुक में तो अवेलेबल है ये, लेकिन लेटेस्ट यदि अवेलेबल हो तो मैं चाहूँगा उसको, कि छोटी छोटी चीज़ों को बोर्ड पर लिखना अच्छा नहीं लगता है, एक एक चीज़ को कि पूरा जनसंख्या और वो हर स्टेट का लिखे, तो बेटर है मुझे यदि PDF फॉर्म में मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ तो आज प्रोवाइड कर दूँगा, है ना। तो दोस्तों ये है आज का क्लास, है ना। देखिए मेरी मेहनत अच्छी लगती है, आप लोगों को उपयोगी है, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल बटन है उसको प्रेस कीजिए ज़रूर, है ना, ताकि मुझे इससे और मोटिवेशन मिलेगा काम करने के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।